Hello friends, welcome to सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस शॉर्ट न्यूज इन शॉर्ट, जिसे हम कह सकते हैं नवंबर मंथ की मैगजीन की साइंस एंड टेक टॉपिक की, वो हम आप डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट है आपकी ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022। WHO ने इसको लॉन्च किया है। पहला चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरा है कि वैक्सीन जो सप्लाई है, कोविड के अलावा जो वैक्सीन बन रही है उसकी सप्लाई को 10 मैन्युफैक्चर कंपनीज जो है वो 75% अप्रोक्स को कंट्रोल कर रही है। दूसरी आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीकन रीजन जो है ओनली 3% ऑल कोविड-19 की वैक्सीन डोजेज हैं, सिर्फ उतना ही उसको रिसीव हो पाता है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मालूम होनी चाहिए यदि आपको अफ्रीका के बारे में कुछ आंसर में लिखना हो या फिर वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखनी हो तो ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट है WHO की, इसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसमें रिकमेंडेशन क्या क्या हो सकती है तो सबको पता है। एस्टेब्लिश कर सकते हो एविडेंस इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटजी, इन्वेस्ट कर सकते हो नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी, R&D एफर्ट बढ़ा सकते हो, इक्विटी ड्रिवन एलोकेशन है प्रोडक्ट का वो वाला हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से मालूम है और आप यहाँ से इनको रीड आउट भी कर सकते हो। सेकेंड न्यूज़ है आपका इनकोवैक। इनकोवैक है आपका वर्ल्ड की फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन। इंट्रानेजल का मतलब है आपका नाक से ड्रॉप की तरह ये वैक्सीन डाली जाएगी नाक में, और ये DCGI ने इसको अप्रूव कर दिया है, इतना मालूम होना चाहिए। तो इनकोवैक क्या है आपका वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। यदि ऑप्शन में आता है कि ये इंडिया की है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड की फर्स्ट है, इतना बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा ये बनी कैसे है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट रिप्लिकेशन डिफिशियंट एडिनो वायरस वायरस की जो वेक्टर वैक्सीन है, मतलब एडिनो वायरस जो वायरस होता है उसको वेक्टर करती है ये वैक्सीन। तो एडिनो वायरस आपको इसमें नाम याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको एडिनो वायरस तो पता ही होगा, न्यूक्लियर रिप्लिकेटिंग DNA वायरस होता है जिसमें लीनियर डबल स्टैंडर्ड जीनोम होते हैं। एडिनो वायरस है आपका, राइनो वायरस है, ऐसे काफ़ी सारे वायरस की फॉर्म है। मैं फोटो शेयर किया है पहले भी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके इसको वापस देख लें कि कितने तरह के वायरस होते हैं। और एक कोविड सुरक्षा प्रोग्राम है DBT का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जिसने हेल्प किया है पार्शियली फॉरेंस प्रोडक्ट डेवलप करने में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस वैक्सीन के। तो आपको इनकोवैक का नाम याद रखना है, इनकोवैक क्या चीज़ है। इसके अलावा और है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप AI के लिए, जिसे बोलते हैं GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मालूम इसमें इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंडिया ने अभी इसको चेयर किया है इस प्रोग्राम को, और जिसका नाम है GPAI, फ्रांस से अभी इंडिया ने इसको चेयर किया है। दूसरा ये लॉन्च हुआ था 2020 में, इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। आप इसको याद इसलिए रखिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इंडिया ने इसको चेयर किया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो कि कंसिस्टेंट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स में, फंडामेंटल फ्रीडम में और शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है इस तरह से होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका कुछ मैंडेट है। इसके अलावा कुछ चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी 25 मेंबर स्टेट है, जिसमें UK US वगैरह, जो कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है वो सब इसके पार्ट है। और दूसरा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया 2020 में जब ये बना था GPAI, तो उस टाइम पे फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आता है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ऐसा स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर 2020 में था। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ओपन है ऑल कंट्रीज़ के लिए, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा हाँ, इसका सेक्रेटरीट आपका OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे होस्ट होता है, इसका सेक्रेटरीट जो है। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। OECD का सेक्रेटरीट, OECD में इसका सेक्रेटरीट, फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, 2020 में बना, और अभी इंडिया ने इसको वहाँ पे चेयर को टेक ओवर किया है फ्रांस से। ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी इसमें चाहिए। अगली चीज है योटा D1। योटा D1 क्या है, ये कंट्री का बिगेस्ट डेटा सेंटर है जो ग्रेटर नोएडा में बना है, यूपी में। तो क्वेश्चन आएगा योटा D1 क्या है, कोई वैक्सीन है, कोई स्पेस प्रोग्राम है, कोई डेटा सेंटर है, ऐसे 3 4 ऑप्शन बना के देगा, आपको मालूम होना चाहिए। योटा D1 आपका डेटा सेंटर है, D1 मतलब डेटा सेंटर, और ये पहला है शायद, पहला इन द, हाँ, हाइपर स्किल डेटा सेंटर का ये पहला है, पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर है। ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे इंटरनेट यूज़र कितने हैं, मेंस में आंसर लिखने का काम आएगा, 65 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूज़र है, और हम जो है यूज़ करते हैं 20% ग्लोबल डेटा का। दो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए। और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है कंट्री की, वो सिर्फ 2%, हम मतलब जितना डेटा यूज़ करते हैं ना उसका सिर्फ 2% हम स्टोर कर पाते हैं, बाकी डेटा आपका अदर कंट्रीज में जाके स्टोर हो पाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना, इसको हो जाएगा। बाकी हाँ, एक ये चीज़ है, ड्राफ्ट डेटा सेंटर पॉलिसी 2020 में आई थी, और इसका एम है इंडिया को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाना। तो ये थोड़ा पॉइंट अच्छा हो जाता है,
आंसर में लिखने के लिए कि ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने के लिए। हालांकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी 2% हम डेटा स्टोर कर पाते हैं, तो 100% डेटा स्टोर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एम्बिशियस है, तो आप इसको वे फॉरवर्ड में वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें। न्यू सेफ्टी टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आए तो MORTH नहीं होगा, मॉर्थ मिनिस्ट्री नहीं होगी, आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है। इतना बेसिक इसको मालूम होना चाहिए। बाकी इसमें कोई भी चीज़ टेस्ट वगैरह आपको देखने की जरूरत इसमें नहीं है। स्कीम चल रही है फेम टू में, आपको मालूम है अभी 10,000 करोड़ के आसपास जो अमाउंट इसके अंदर कंपनीज को दिया गया था, उसकी अभी स्क्रूटनी फिर से हो रही है, क्योंकि कंपनीज उसको गलत तरीके से अवेल कर लिया। तो फेम 2 का आपको मालूम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? फास्टर एडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। फेम 2 इसको लॉन्च किया गया था। PLI स्कीम भी चल रही है ACC के लिए। ACC आपका क्या है? एडवांस केमिकल सेल है शायद इसका फुल फॉर्म। ये है PLI स्कीम पहले से चल रही है ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट की फील्ड में। ये 3 स्कीम चल रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम होगा इसलिए मैंने इसको काट दिया है चीज़ों को। हाँ, ये जरूर आप याद रखें, OceanSat-3 जो कि EOS है। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो आपका रिमोट सेंसिंग में काफ़ी काम आता है। OceanSat है मतलब 3 है, मतलब थर्ड नंबर पे इसको लॉन्च किया गया है। और PSLV-C-54 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और हाँ, ये चीज़ ये सन सिंक्रोनस है, ये जरूर याद रखें। ओशन के ऊपर हमारा डीप ओशन मिशन चल रहा है, डीप ओशन मिशन ये चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक सागरयान है शायद, उसमें सागरयान जो अप्रोक्स या तो 3 लोग हैं या 6 लोग हैं जिनको नीचे लेके जाएगा। शायद 6 लोगों को लेके जाएगा, या फिर 3 लोगों को मेरे को शायद इसमें कन्फ्यूजन है, या तो 3 लोगों को 6,000 मीटर की डेप्थ पे लेके जाएगा, मुझे इतना अंदाज है। आप इसको और देख लें, डीप ओशन मिशन में सागरयान बनाया जाएगा, वो 3 लोगों को, 3 आपके जो रिसर्चर हैं उनको लेके जाएगा 6,000 मीटर की डेप्थ पे। ठीक है, ओशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी चल रही है। कोरल ब्लीचिंग है, ये भी आपका ओशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, तो इसको जरूर याद रखें। OceanSat-3 ये आपका सन सिंक्रोनस है, मतलब नॉर्थ से साउथ रिवॉल्व करेगा। और ये आपका थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है OceanSat सीरीज में। इसके अलावा ये पहले भी लॉन्च कर दिए गए 2। इसके अलावा हाँ, इसकी जो की पेलोड है ना, वो है आपका ओशन कलर मॉनिटर, OCM-3 है। इसका काम क्या होगा? मॉनिटर करेगा चीज़ों को, प्रोवाइड करेगा इम्प्रूव करेगा एक्यूरेसी इन डेली मॉनिटरिंग ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो होता है उसकी मॉनिटरिंग करेगा ये। सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर है SSTM। प्रोवाइड करेगा वेरियस फोरकास्ट रेंजिंग फ्रॉम फिश एग्रीगेशन टू साइक्लोन जेनेसिस एंड मूवमेंट। फिश एग्रीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ओवर फिशिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है ग्लोबल लेवल पे। और साइक्लोन वगैरह के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया, फुजीवारा इफेक्ट जो है वो काफ़ी न्यूज में रहा है। साइक्लोन वगैरह है, टाइफून है, इसके नाम भी काफ़ी है। ये तो आपको बेसिक चीज़ है, पहले से मालूम है, इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और एक कू बैंड स्कैट्रोमीटर, SCAT-3 जिसको बोलते हैं, ये प्रोवाइड करेगा हाई रेजोल्यूशन विंड वेक्टर होता है, मतलब ओशन सरफेस पे जो विंड फ्लो होती है उनकी स्पीड और डायरेक्शन मेजर करने के लिए कू बैंड स्कैट्रोमीटर जो है ये काम आएगा SCAT-3। और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ओशंस के ऊपर, ओशनोग्राफी में ओशंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे OceanSat-3 ये जो सैटेलाइट है, ये PSLV से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। EOS जो है अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो होते हैं, वो अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। ये जरूर बेसिक चीज़ आप जरूर याद रखें, जो ऑब्जर्व करेंगे प्लेनेट अर्थ को स्पेस से सेवरल पर्पज़ के लिए। पर्पज़ देखिए क्या क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें काम आती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो, कार्टोग्राफी हो, नेविगेशन हो, इन्वायरमेंट और इको सिस्टम मैनेजमेंट हो, चाहे ओशन और एटमॉस्फेरिक स्टडी हो, या डिजास्टर मिटिगेशन हो, वहाँ पे सब जगह रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। और EOS सैटेलाइट जो है अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट वहाँ पे यूज होते हैं। मिलिट्री भी यूज़ कर लेती है EOS को स्पाइंग और कम्युनिकेशन के लिए, तो ये चीज़ आपको मालूम होगी। और ये है सारस 3 टेलीस्कोप, इसका फुल फॉर्म याद रखें बस, शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको मॉनिटर करने का इसका काम है। कॉस्मिक डाउन के टाइम से जो सिग्नल आ रहे हैं, रेडियो वेव सिग्नल, उनको डिटेक्ट करना। और ये कहाँ पे लगाया है? कर्नाटक में लगाया गया है। इसका जगह आप प्रोनाउंशिएट कर लें, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये डंडी गनहल्ली लेक है, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो जरूर इस जो लेक है इसका लोकेशन याद रखें भाई, कि ये कर्नाटका में है, डंडी गनहल्ली लेक। मैं तो यहाँ पे स्टार लगा लेता हूँ इसको, ताकि टेलीग्राम शेयर पे मैं आगे इसमें शेयर कर सकूँ इसको। इसके अलावा है आपका कोरोनल होल। कोरोनल होल आपको मालूम होना चाहिए, सन की जो सरफेस है उस पर काफ़ी स्पेस जो यहाँ पे डीप होल जो बन जाता है उसको बोलते हैं कोरोनल होल। और यहाँ से अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है
यहाँ से ये जो इनविजिबल लाइट होती है यहाँ से वो देखने को मिलती है। कोरोनल होल इसी अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से दिख पाता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे डिटेक्ट हो पाता है ये चीज़। और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ये सोलर स्ट्रोम है अर्थ पे, वो क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम जो है सोलर विंड्स की, वो भी रिलीज कर सकते हैं। और यूनिक फिनोमेना ये नहीं है, होता रहता है। और जो सन का जिसको बोलते हैं सोलर साइकिल, सोलर साइकिल याद रखें 11 साल का होता है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है आपको, ये अभी मैं फिर से बता दूं। और काफ़ी डार्क होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लोअर होता है अदर सरफेस के कंपेयर में। इसमें छोटे सोलर मटेरियल होते हैं, छोटे हो शायद ये कम है, कम सोलर मटेरियल होता है, ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है ये डिस्टर्ब हो सकता है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर प्रीलिम्स 2022 में 7 ऑप्शन देके क्वेश्चन पुट किया जा चुका है और ये वही क्वेश्चन है, आप इसको देख लें फिर से। इसके अलावा और पॉइंट इसकी मैं बताऊँ आपको, प्लांट कंट्रोल, जो आपका प्लेनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अर्थ के अराउंड उसको कंट्रोल करता है। कुछ और इफेक्ट इसके ये हैं, ये है डिस्टर्ब करेगा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट को, जीपीएस सिग्नल डिवाइसेज है उनको ये डिस्टर्ब कर सकता है। सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको डैमेज कर सकता है, एस्ट्रोनॉट है उनको एक्सपोज कर सकता है इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन के लिए। वोल्टेज सर्ज की वजह से आपका जो मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से आपका पावर सप्लाई है अर्थ पे वो अफेक्ट हो सकता है। और आउटेज वगैरह भी कंडीशन देखने को मिल सकती है, पावर सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स 2022 में आ चुका है। इसके अलावा लीप सेकंड है, लीप सेकंड मतलब इसको चेंज किया गया है। तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये 2035 डू अवे विद द लीप सेकंड फ्रॉम 2035 से इसको चेंज किया जाएगा। और लीप सेकंड है आपका कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो होते हैं उसमें यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम है, उससे के साथ मैच करने के लिए इसको यूज किया जाता है, सेकंडों को मैच किया जाता है। अभी तक 27 लीप सेकंड जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा चुकी है 1972 के बाद में। इसके अलावा यह है आपका हाइड्रोजन इंटरनल कम्बस्टन इंजन, जो कि आपका जो नॉर्मल इंजन जो होते हैं जेट वगैरह में, उसकी जगह सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल को चेंज किया गया, बाकी उनकी टेक्नोलॉजी सेम रखी गई है। रॉल्स रॉयस ने इसको अभी टेस्ट किया है सक्सेसफुली। और इसके अलावा इसको बोलते हैं इंटरनल कम्बस्टन इंजन, सभी मैकेनिज्म सेम है, बस ट्रेडिशनल आईसीई में जो फ्यूल था पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल उसकी जगह हाइड्रोजन को यूज किया गया है। और हाइड्रोजन आईसी जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह नहीं है, क्योंकि उसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दोनों ही चीज़ें आपका है इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जा सकती है। हाइड्रोजन एचएफसी बोलते हैं उसको, एचएफसी, जो कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया गया है। और ये हाइड्रोजन आईसीई जो है ये भी आपका जेट एयरवेज जो है जेट फ्यूल की तरह एज ए काम लिया गया है यहाँ पे। इसमें कुछ चीज़ मैं बताने वाला था, हाँ ये रहा। हाइड्रोजन आईसी जो है इसके बेनिफिट ये है कि एक तो ये नियर जीरो कार्बन फ्यूल है फ्यूचर के लिए। आप याद रखें नियर जीरो कार्बन फ्यूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो कार्बन फ्यूल है, इतना इसको स्टार लगा लें, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आईसी है, ये जीरो कार्बन फ्यूल नहीं है, नियर जीरो है, मतलब कार्बन पॉल्यूशन तो इसमें भी होगा थोड़ा बहुत। तो इसके अलावा इसमें वाइडर फ्लेमेबिलिटी रेंज है, मतलब टेम्परेचर बैंड जो है वो हाइड्रोजन की कंबस्टन के टाइम पे चेंज हो सकती है, जिससे आपका फ्यूल एयर मिक्सचर जो है उसके में काफ़ी अलाउ हो जाएगा वाइडर रेंज को यूज़ करना। और थर्मल एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाएगी। और लोअर ग्रेड का हाइड्रोजन है उसको यूज़ करना भी पॉसिबल हो पाएगा, एबल हो पाएगा। इसमें चैलेंजेस ये हैं कि एक तो ट्रांसपोर्ट करने में डिफिकल्टी है हाइड्रोजन को, इसके अलावा इंजन बैकफायर कर सकते हैं और प्री मैच्योर इग्निशन भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सेल्फ इन्फ्लेमेटरी आपका गैस है। हाइड्रोजन कितने तरह की होती है आपको अच्छे से मालूम है, 6-7 तरह की आपको पहले से मालूम है, ग्रे ब्लू ग्रीन वगैरह सब चीज़। ग्रे है आपका जिसमें CO2 बना तो दिया जाता है फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल गैस वगैरह से, लेकिन CO2 इमिट कर दिया जाता है एयर में। जब उसको एयर में इमिट ना करके अंडरग्राउंड स्टोर कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और जब एनर्जी जो यूज़ की गई वो ना तो फॉसिल गैस थी ना ही उसको इमिट किया गया, CO2 जनरेट ही नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे वाटर से तो लिया, वाटर से हाइड्रोजन निकाला उसको तो स्टोर कर लिया, O2 को एयर में छोड़ दिया। और एनर्जी जो यूज हुई H2O को सेपरेट करने में वो रिन्यूएबल एनर्जी थी, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी थी, चाहे वो सोलर की सोलर सोर्स से हो या विंड पावर से जनरेट की गई हो, उससे फिर हाइड्रोजन बनाया गया। तो ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन है। तो 3 तो याद रखें, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और आपका ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज़ है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है SMR, ये भी आपको मालूम होगा, जिसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट से कम होती है उसको बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। 3 तरह के होते हैं। पहला आपका लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जो 700 प्लस
मेगावाट से 700 से ज़्यादा मेगावाट के रिएक्टर होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है जो 300 मेगावाट तक के जो होते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल। और माइक्रो रिएक्टर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं 10 मेगावाट से कम वाले रिएक्टर। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रेजेंट में इंस्टॉल आपकी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 678, इतना याद रखें, 6780 मेगावाट, मतलब 6.78 गीगावाट अभी न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेट करते हैं। और 22 ऑपरेशनल आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है कंट्री में। ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये है गाइडलाइन जारी की गई है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स की इंडिया में 2022 में। और ये अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग क्या होता है, आपके जो टेलीविजन जो चैनल डेटा मतलब अपलोड करते हैं उसको अपलिंक बोलते हैं। और जब टीवी वगैरह पे जब चलता है डेटा डाउनलोड किया जाता है तो उसको बोलते हैं डाउन लिंकिंग। इसके लिए रेगुलेशंस यहाँ पे लगाए गए और उसमें क्या क्या है कि ऑब्लिगेशन है अभी टेलीकास्ट कंटेंट को नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में 30 मिनट के लिए एवरीडे चलाना ही चलाना है। मतलब नेशनल या पब्लिक इंटरेस्ट में 30 मिनट यूज होना चाहिए उस चैनल का। इसके अलावा मैंडेटरी है चैनल को अपलिंक करना फ्रेक्वेंसी बैंड जो कि सी बैंड जो होता है उसमें, कि सी बैंड में यदि कोई भी न्यूज़ की अपलिंक किया जा रहा है तो उसको इनक्रिप्ट करना जरूरी है उन सिग्नल्स को। और इसमें कुछ परमिशन भी ख़त्म की गई है। हाँ, ये रहा, परमिशन अभी नहीं चाहिए लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, बस उनका प्रायर रजिस्ट्रेशन होना इवेंट का ज़रूरी है टेलीकास्ट के लिए। यदि टेलीकास्ट लाइव होगा तो उसके लिए। तो ये आपका न्यूज़ चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे चेंज की गई है और इतना आपको मालूम होना चाहिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का कैपेसिटी वगैरह। और ये शॉर्ट न्यूज़ आपकी कंप्लीट हुई नवंबर मंथ की। अब हम दिसंबर मंथ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोरोनल हॉल, सारस 3 टेलीविजन और सॉरी टेलीस्कोप, लीप सेकेंड के बारे में डिस्कस किया। ओशन सेट 3 था। न्यू सेफ्टी टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी आपका जो इंडस्ट्रीज है उसने लगाया है यहाँ पे। और इसके अलावा चीज़ें हमने डिस्कस की यहाँ पे, योटा D1, इनकोवैक, इसको यहाँ पे डिस्कस किया। और ये चीज़ थी आपके ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, GPAI। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी वर्क हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट की दो चीज़ें याद रखनी थी। अफ्रीका में 3% कोविड-19 वैक्सीन पहुंची है और कोविड के अलावा जितनी वैक्सीन बन रही है उसका 70% वैक्सीन डोज का जो बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो किया जा रहा है, वो मात्र 10 कंपनियाँ जो है वही उसको बना रही हैं। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया, टॉपिक को आपने नोट कर लिया होगा जो आपको ज़रूरी लगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप चीज़ें देख सकते हैं, जो मैं यदि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कोई शेयर करूँगा तो वहाँ से देख सकते हैं। और प्रीलिम्स की आप अच्छे से तैयारी करें, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली होगी, टेस्ट में अच्छे से अटैम्प्ट करें, ज़्यादा फालतू क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस ना करें। जिन चीज़ों को ज़्यादा रटने की ज़रूरत है उनको अभी कर ले, अभी रट ले, बाद में क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि फरवरी के 1 या 2 फरवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रिपेयर करना है। 10-12 दिन उसमें लग जाएंगे आपको। फिर बजट आएगा तो बजट भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर मार्च अप्रैल में आपको एक आपका इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है और काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी आपका चल रहा है, प्रिपरेशन आप अच्छे करें ताकि प्रीलिम्स आपका अब की बार अच्छे से निकल जाए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।